नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। मातृभूमि में आज हम आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान दिखाने वाले हैं जो सेना के एक स्याह पहलू को भी दिखाएगी। जरा सोचिए, देश की सेवा और सुरक्षा का प्रण करने वाले युवाओं को ही देश पराया कर दें, आप क्या कहेंगे? एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको सेना के इसी स्याह पहलू को दिखाएगी। देश के ज्यादातर नौजवानों का ये सपना होता है देश की सेवा करना, देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देना। इसी जज्बे, हौसले और हिम्मत के साथ हजारों नौजवान हर साल हमारी सेनाओं का हिस्सा बनते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लाखों अप्लाई करते हैं, लेकिन मौका 1% से भी कम युवाओं को मिलता है। करीब 4 साल की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग के बाद एक युवा जेंटलमैन कैडेट सेना का अफसर बनता है। लेकिन एबीपी न्यूज आज उन जवानों के बारे में बताने जा रहा है जो सेना में शामिल भी हुए, जिनमें देश के लिए जान देने का जज्बा भी था, लेकिन आज वो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। ये सच्ची दास्तान है हरीश सिंघमार, अभय सिसोदिया, चेतन चौधरी, भंवर सिंह और इनकी तरह सैकड़ों नौजवानों की, जिन्हें सेना से बाहर किया जा चुका है। पापा ने बताया, बेटा तेरे को चोट लग गई थी आर्मी में ट्रेनिंग में और अब तो बाहर आ गया है। पापा ने वो बोल तो दिया, उसके बाद बस मुझे ही पता है वो अंदर सब टूट गया। हाई सेल्फ एस्टीम के साथ जाते हैं, किसी उसमें जाते हैं, आर्म फोर्सेस में जाते हैं हम, और उसके बाद ये भी होता है कि हाँ फिट रहेंगे, बहुत मेहनत होती है। बट जब ये बताया 70% फिजिकली डिसेबल हूँ, तो ये चीज़ें थोड़ा कहीं ना कहीं अजीब तरीके से स्ट्राइक कर जाती हैं। फौज ने क्या किया, मुझे निकाल दिया। आफ्टर डिसेबिलिटी मुझे निकाल दिया। मुझे मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया उन लोगों ने, मुझे कोई रिहेबिलिटेशन नहीं दी। ये सभी सेना के वो जवान हैं जो ट्रेनिंग के दौरान घायल हो गए, जिन्हें गंभीर चोट लगी, जिसकी वजह से ये दिव्यांग बन गए और सेना से इन्हें बाहर जाना पड़ा। सेना और सरकार द्वारा पराया कर देने का दर्द इन्हें खाए जा रहा है। मैं सिर्फ फौज के लिए ही बना था। मैंने अपने आप को ट्रेनिंग भी इतनी हार्ड ट्रेनिंग देता था, मैं सिर्फ फौज के लिए ही बना हुआ हूँ। बाहर में नहीं सस्टेन कर पाऊंगा, बाहर का प्रेशर मैं नहीं होल्ड कर पाऊंगा। तो फौज ने क्या किया, मुझे निकाल दिया। आफ्टर डिसेबिलिटी मुझे निकाल दिया। मुझे मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया उन लोगों ने, मुझे कोई रिहेबिलिटेशन नहीं दी। सब कुछ मैंने बाहर आके अपने आप किया है। एबीपी न्यूज की टीम हरीश और इनके तरह ही कई दूसरे कैडेट्स का दर्द आप तक पहुंचाने के लिए दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर मेरठ आई। हरीश सिंघमार देखने में कमांडो की तरह नजर आते हैं, लेकिन साल 2006 में आईएमए में बॉक्सिंग करते हुए चोट लगी। 40 दिन तक कोमा में रहे। चोट ऐसी लगी थी कि आज भी ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। मुझे हेड इंजरी हो गई थी बॉक्सिंग खेलते वक्त। उसके बाद मैं कोमा में चला गया। तो कोई अंदर कोई वेन थी वो पंक्चर हो गई थी। पंक्चर होकर साथ खून बाहर नहीं निकला, अंदर ही क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग हो गई, अंदर ही खून जमा हो गया। फिर मेरा ऑपरेशन करके क्लोट को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं कोमा में चला गया था। मैं 42 डेज तक कोमा में रहा था। तो मैं मेरा आरआर उसके बाद आरआर में ट्रीटमेंट हुआ। तो 6 दिसंबर 2007 को मेरा जब बोर्ड हो गया, उसके बाद मुझे घर भेज दिया गया। मैं ज़्यादा कोई भी काम नहीं कर सकता खड़ा होकर। मेरी टांगें कमज़ोर हो गई हेड इंजरी की वजह से।
हरीश के लिए सदमा इतना ज्यादा गहरा है कि कई बार आत्महत्या तक की कोशिश कर चुके हैं। हरीश के साथ इस घर में 4 और ऐसे ही दिव्यांग कैडेट्स हैं जो इसी तरह आईएमए या फिर एनडीए या फिर ओटीए जैसे संस्थान से बाहर कर दिए गए। ये सभी दिव्यांग कैडेट्स समय समय पर यहाँ मिलते हैं। जब भी मिलते हैं तो पुरानी बातें होती हैं। इसी घर में करीब 6 साल पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने डिसेबल्ड कैडेट्स को उनका हक देने का वादा किया था। तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साल 2015 में दिव्यांग कैडेट्स के लिए कमेटी बनाई थी। लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश सबरवाल के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने रिपोर्ट में दिव्यांग कैडेट्स को पूर्व सैनिक का दर्जा देने की सिफारिश की थी। यहाँ तक कि सेना की जो लीगल जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है वो भी इन डिसेबल्ड कैडेट्स को पूर्व सैनिक का दर्जा दिए जाने के पक्ष में है। इस सब के बावजूद भी रक्षा मंत्रालय ने आज तक इन डिसेबल्ड कैडेट्स यानी कि दिव्यांग कैडेट्स जिनकी संख्या करीब 400 से 500 है उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया है। मैंने कई जगह मैंने पीएम को लेटर लिखा, मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री में लेटर लिखा, मैंने जो डिफेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट थे आईएएस ऑफिसर्स, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, उनको लेटर लिखा। फिर वो कहीं ना कहीं रिसीव हुआ, मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस मिनिस्ट्री में रिसीव हुआ। 25 अक्टूबर 2015 को यहाँ आए थे और उन्होंने कमेटी बनवाई। 1 महीने के अंदर 2-3 महीने के अंदर रिकमेंडेशंस पास हो गए। जी हाँ, अप्रैल तक रिकमेंडेशंस पास हो गए। बस ये था कि जो फाइनल अप्रूवल होता है वो नहीं हो पाया क्योंकि वो गोवा चले गए और मिनिस्ट्री में चेंज हो गया। ये घर अभय सिसोदिया का है। अभय साल 2014 में एनडीए में घुड़सवारी करते वक्त हादसे का शिकार हो गए थे। आंख की रोशनी चली गई, इसी वजह से एनडीए से उन्हें बोर्ड आउट। मेरा जो मेन रीज़न था आर्मी में जाने का वो ये था कि मैं एक जो वे ऑफ लाइफ है एक आर्मी पर्सन का या जो लाइफस्टाइल है जो फॉलो करते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद मैं 70% फिजिकली डिसेबल हो गया, जिसे नॉर्मली विकलांग कहा जाता है। तो वो चीज़ होती है कि हमें काफ़ी हाई सेल्फ इस्टीम के साथ जाते हैं, किसी उसमें जाते हैं, आर्म फोर्सेस में जाते हैं हम, और उसके बाद ये भी होता है कि हाँ फिट रहेंगे, बहुत मेहनत होती है। बट जब ये बताया 70% फिजिकली डिसेबल हूँ तो ये चीज़ें थोड़ा कहीं ना कहीं अजीब तरीके से स्ट्राइक कर जाती हैं। गाजियाबाद के रहने वाले चेतन चौधरी ने भी अपने पिता और नाना की तरह सेना में शामिल होने का सपना देखा था, लेकिन वर्ष 2015 में ओटीए गया में बॉक्सिंग के वक्त चेतन के सर पर चोट लगी। 1.5 साल तक कोमा में रहना पड़ा। नतीजा आधा शरीर लकवे का शिकार हो गया। हमारी ट्रेनिंग चल रही थी नॉर्मल, हमारे कैंप हो रहे थे वहाँ पे। फिर नोवाइसिस बॉक्सिंग का इवेंट आया जो स्टार्ट हुआ था 22 अप्रैल 2015 को। मेरे को वहाँ पे इंजरी हो गई। इंजरी थोड़ी गलत तरीके से हुई थी क्योंकि वो बंदा जो था ही वॉज द बटालियन चैंपियन, वो एससीओ एंट्री से थे जिनके साथ मुझे खिलाया गया। जो 3rd राउंड था वो एक टीएस बंदी के साथ था। मैं उस राउंड के बाद में वहीं पे कॉन्क ऑफ नहीं हुआ, मैं हार गया था राउंड। मैं रूम में जाते मैं वहाँ पे कॉन्क ऑफ हो गया। उसके बाद मेरी आँख खुली सर 1.5 साल बाद। मैं व्हील चेयर पर गर्दन नीचे करके पड़ा हुआ था। 1.5 साल बाद हो जाना इज लाइक वो मुझे नहीं पता क्या पीरियड था। ऑल्दो मैं 51 दिन आईसीयू में था, 3 महीने प्रॉपर कोमा में था, लेकिन मेरे को पता लगा 1.5 साल बाद कि मेरे पापा मेरे सामने खड़े हैं। 10वीं कक्षा में पूरे गाजियाबाद में टॉप करने वाले चेतन चौधरी को कभी गाजियाबाद के तत्कालीन सांसद और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक समारोह में सम्मानित तक किया था। यही वजह है कि वे चाहते हैं कि डिसेबल्ड कैडेट्स के मुद्दों पर राजनाथ सिंह खुद दखल दें और उनके साथ न्याय करें। ट्रेनिंग में उसका चोट लग गई, बदकिस्मत थी उसकी, चोट लग गई। लेकिन अभी जो आर्मी उसके साथ कर रही है या हमारी सरकार गवर्नमेंट कर रही है कि उसको ऐसे निकाल के गिर दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। 400-500 कैडेट होंगे कि अलग अलग चोट लगी हुई है सबके। इनको जो मेरे हिसाब से तो इनको एक तो अपना जो पेंशन का दर्जा दिया जाए, इनको एक्स मैन का दर्जा दिया जाए, और जो इनको नौकरी दी जाए। हरीश, अभय और चेतन जैसे दिव्यांग कैडेट्स को इस बात का मलाल है कि सेना में शामिल होने की सभी परीक्षाएं और मानक तय करने के बाद वे एनडीए, आईएमए और ओटीए जैसे संस्थानों में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें कभी पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया गया। 16 साल का बच्चा है, ठीक है, 18 साल का बच्चा है, 19 साल का बच्चा है, मतलब दैट इज दी द एज जब वो अपना फ्यूचर बनाता है, जब फ्यूचर के बारे में सोचता है। उसके बाद इंजरी होती है, 1 साल 2 साल उसको रिकवर होते होते लग जाते हैं। हमारे जो देश के जो युवा हैं
और खासकर वो युवा जो अपने देश में एक जज्बा लेकर रहते हैं कि उन्हें फौज में जाना है, देश की सेवा करनी है, उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देना, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा के लिए मतलब एक सोचने वाली बात भी है। मलाल इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर किसी जवान के साथ ट्रेनिंग के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है और विकलांग हो जाता है तो उसे पूर्व फौजी का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन इन्हें यह दर्जा नहीं मिलता। रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 1985 के बाद से अब तक देश में कुल 448 डिसेबल्ड कैडेट्स हैं। हर साल 10 से 12 कैडेट्स अलग अलग सैन्य एकेडमी से बोर्ड आउट कर दिए जाते हैं। सेना में दिव्यांग ऑफिसर और दिव्यांग जवानों को लेकर 2 अलग अलग नीतियां हैं। जहां ट्रेनिंग के दौरान विकलांग हुए सैनिक को पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कैडेट्स को ऐसा कोई दर्जा नहीं मिलता। जहां ट्रेनिंग के दौरान चोट लगने के कारण किसी रिक्रूटी यानी जवान को सेना से बाहर करने के बावजूद भी पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाता है, वहीं दिव्यांग कैडेट्स को ऐसा कोई दर्जा नहीं मिलता है, जिसके चलते दिव्यांग कैडेट्स यानी ऑफिसर्स पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिकों का कोटा तो होता ही है, इसके अलावा सेना के देश भर में फैले हॉस्पिटल्स में मेडिकल सुविधाओं का भी फायदा लिया जा सकता है। इस मामले में एबीपी न्यूज ने सेना और सरकार से जब उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। दिव्यांग कैडेट्स पर दोहरी नीति को लेकर जब एबीपी न्यूज ने सेना से जानकारी लेना चाही तो सेना ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह एक नीतिगत मामला है और इस पर सरकार ही जवाब दे सकती है। इसके बाद एबीपी न्यूज ने रक्षा मंत्रालय से जानकारी लेना चाही तो रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान दिया, जिसमें साफ तौर से कहा गया कि दिव्यांग कैडेट्स को लेकर सरकार पूरी तरह से संजीदा है और सब्बरवाल कमेटी की रिपोर्ट के साथ साथ जो हाल ही में दिव्यांग कैडेट्स ने रक्षा मंत्री को एक पेटिशन दी थी उस पर गौर किया जा रहा है। मेरठ से कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों से मिल रही जानकारियों के हिसाब से इस बार आईएसआई ने भारत पर हमला करने के लिए अपना तरीका थोड़ा बदला है। इस बार उसने किसी भी लोकल मदद के बिना सीधे अटैक किया है और एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू ने हमें एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। आप उसको देखिए और समझिए कि आईएसआई की ये जो नई मॉडस ऑपरेंडी है वो क्या है। रात के अंधेरे में देश के सबसे महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन में से एक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक होता है। लेकिन अभी तक इसे अंजाम देने वालों को पकड़ नहीं पाया। अब खबर ये आई है कि इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। जांच एजेंसियों की माने तो आईएसआई ने इस हमले को अंजाम देने के लिए किसी भी आतंकी संगठन को काम पर नहीं लगाया, बल्कि खुद ही सारे ऑपरेशन को हैंडल किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि ऐसा लग रहा है कि यह हमला आईएसआई की आइसोलेटेड टास्किंग का हिस्सा हो सकता है। आइसोलेटेड टास्किंग का मतलब यह है कि हमले के लिए आईएसआई ने बेहद चुनिंदा लोगों को शामिल किया। हमले के लिए आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में मौजूद अपने नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आइसोलेटेड टास्किंग नहीं होती तो अब तक जांच एजेंसियों को इससे जुड़ी हुई कड़ियां मिल चुकी होती। जांच एजेंसियों के मुताबिक अब तक की जांच में किसी भी आतंकी संगठन के शामिल होने की बात सामने नहीं आ रही है। ऐसे कोई भी सुराग नहीं मिले हैं जिससे इसका संबंध किसी आतंकी संगठन से है। जो भी संकेत मिल रहे हैं वो सीधे सीधे आइसोलेटेड टास्किंग की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। आइसोलेटेड टास्किंग की थ्योरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आईएसआई इस सारे प्लान को बेहद सीक्रेट रखना चाहता था। अगर ऐसा नहीं होता तो आतंकी संगठनों से जुड़े लोग, जिन्हें ओजीडब्ल्यू या ऑन ग्राउंड वर्कर कहा जाता है, उनमें इस हमले को लेकर किसी न किसी तरीके की हलचल जरूर होती। दरअसल ऐसे मामलों में आतंकियों की मदद करने वालों की 2 से 3 दिन के भीतर गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमले में जो भी मददगार शामिल होते हैं उनका आपस में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन तो होता ही है। लेकिन इस मामले में अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अभी तक किसी भी पाकिस्तान समर्थित गुट का हमले में हाथ होने के संकेत नहीं मिले हैं। आतंकियों की बातचीत के इंटरसेप्ट में भी कहीं इस हमले का जिक्र नहीं हो रहा है। सीमा पार से आतंकियों के हैंडलर्स के इंटरसेप्ट में भी जम्मू एयरफोर्स हमले के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसा इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि जांच एजेंसियों के मुताबिक 19 नवंबर 2020 को
जम्मू के टोल प्लाजा पर हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने जिन 4 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को मारा था, उसका जिक्र अगले कुछ दिनों में ही आतंकी संगठनों की बातचीत में हुआ था। जो कॉल्स इंटरसेप्ट हुई थी, उसमें चारों आतंकियों की मौत का अफसोस जताया गया था। लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन मामले में अब तक इस तरह का कोई भी इंटरसेप्ट एजेंसियों को नहीं मिला है। दरअसल आइसोलेटेड टास्किंग में उस शख्स तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है जिसने इस हमले को अंजाम दिया हो, क्योंकि इसे इतने खुफिया तरीके से प्लान किया जाता है कि इसके लीक होने की संभावना शून्य के बराबर हो, और इस बार आईएसआई ने ऐसा ही कुछ किया है। आइसोलेटेड टास्किंग करने के पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी से बच जाएगा। अटैक को ट्रेस करना बेहद मुश्किल है, इसका कोई सबूत निकालना भी मुश्किल है, इसीलिए उसका काम भी हो जाएगा। और चूंकि पाकिस्तान समर्थित किसी आतंकी संगठन का नाम इस हमले में नहीं आएगा, तो सीधे सीधे पाकिस्तान पर इसके लिए उंगली उठनी मुश्किल हो जाएगी। जम्मू से संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट। चीन एक तरफ बातचीत के जरिए भारत से विवाद सुलझाने की बात कहता है, लेकिन दूसरी तरफ एलएसी के पास जो वो कर रहा है उससे उसकी मंशा, उसकी नियत पर शक जरूर पैदा होता है। ऐसा लग रहा है कि बातचीत के जरिए चीन सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों के लिए वक्त को बढ़ा रहा है। 1.5 साल से ज्यादा हो गए एलएसी पर चीन के साथ भारत के बढ़ते तनाव के। कुछ जगहों से दोनों देश की सेनाएं पीछे तो हटी हैं, लेकिन अब भी ज्यादातर जगहों पर आमने सामने की टक्कर है। इसे कम करने के लिए अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या बातचीत सिर्फ एक बहाना है और इसी बहाने की आड़ लेकर अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है? चीन बातचीत की मेज पर भारत के साथ तनाव घटाने को लेकर रजामंदी तो जताता रहा है, लेकिन सरहद पर अपने सैनिकों की संख्या घटाने की बजाय बढ़ा रहा है। हाल में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन लगातार सरहद के करीब अपने सैनिकों, हथियारों और स्थायी निर्माण की संख्या बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन की मंशा को लेकर उठ रहे सवाल लगातार गहरा रहे हैं। चीन की मंशा पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उसकी सेना जिस तरह से एलएसी के करीब आक्रामक तरीके से युद्धाभ्यास कर रही है, उससे तो यही पता चल रहा है कि उसकी नीयत में खोट है। बातचीत वो सिर्फ वक्त को खींचने के लिए कर रहा है। चीनी सेना इस साल में तिब्बत सीमा के करीब 100 से ज्यादा युद्धाभ्यास कर चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के बुलेट ट्रेन चीन की सरकार ने शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के बीच भी चीनी सेना लगातार सैन्य अभ्यास कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलएसी के करीब चीन ने बुनियादी ढांचे में जबरदस्त इजाफा कर लिया है। चीन की इन हरकतों पर भारतीय सेना नजर बनाए हुए है। वो लगातार काउंटर मेजर्स उठा रही है। अभी हाल ही में 50,000 अतिरिक्त जवानों को लद्दाख के इलाके में भेजा गया। वहीं मंगलवार को ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने हिमाचल प्रदेश से सटी सीमा का दौरा किया और यहां पर सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हालिया लद्दाख दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और दौलत बेग ओल्डी के इलाके में चीन के साथ तनातनी बरकरार है। हालांकि इतना जरूर है कि दोनों देश फिलहाल राजनयिक स्तर और सैन्य कमांडर लेवल पर बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। 27 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लेह के दौरे पर थे। वहां पर उन्हें एलएसी पर मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी और राजनाथ सिंह ने चीन को संदेश देते हुए साफ साफ कह दिया था कि आंख दिखाने वालों को जवाब देना हमारे देश को आता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।